ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में जो चार्ज प्रेजेंट है वो किसी एटम पे है, किस वजह से है, किस बेसिस पे। जैसे याद करो बेटा, हमने आपको लास्ट एक स्ट्रक्चर ओजोन का बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि बेटा वहां पर हमें चार्ज भी वो दिखा रहा है, तो किस वजह से दिखा रहा है ये सब कंप्लीटली आपको फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा। सो इन सिंपल वर्ड कि अगर आप कहीं पर भी फॉर्मल चार्ज को अरेंज करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बेटा कि वो क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि भाई किसी भी एक आयन में, अब वो ऑब्वियस है कि अगर चार्ज होगा तो आयन भी बोलूंगा उसको, तो आयनिक कोई भी स्पीसीज है बेटा उस पे आपका किस पर्टिकुलर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, ये कंप्लीटली वहीं से रिप्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ये कंप्लीटली आपका फॉर्मल चार्ज ही बताएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, उसका एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला में जाएंगे तो फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल्स टू V माइनस LP LP या हमारे पास, ठीक है, और प्लस बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब इसको ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो। मैं इनमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या बेटा? नंबर ऑफ लॉन पेयर बताएगा, नंबर ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब सिंपल लिखेगा बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा काहे को बात हो रही भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। और बॉन्ड पेयर का मतलब भाई सपोज करो बेटा 4 बॉन्ड हैं तो 4 ही बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर पूछ रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला मैंने? बॉन्ड पेयर। बहुत सारे बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में कितने होंगे? 2 होंगे। तो अब हमारे पास ये हो गया, अगर 4 बॉन्ड बने तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख दिया जाता है, या बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो 8 होंगे, ठीक है, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 भी किया जाता है, तो बस आया फिर फाइनली वही, यस और नो? क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बेटा? 2। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या बेटा? बॉन्ड पेयर, यानी हमारे पास एक टाइप से डायरेक्टली लिखूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सही है ना? समझ जाएंगे? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ताकि कनेक्ट कर पाओ। गॉट इट? अब सिंपली ध्यान दो बेटा, जैसे मैं पहले सिंपल एग्जांपल पे आ जाता हूं, फिर हम वहां कॉम्प्लिकेटेड वाले पार्ट में जरूर जाएंगे। देखिए यहां हमारे पास मैं NH4 का ही एग्जांपल ले लेता हूं। देखो अब मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं लिख रहा हूं अभी, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, तो मैं स्ट्रक्चर जरूर आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना? मैंने इस पे कोई चार्ज नहीं रखा है, लेकिन स्ट्रक्चर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम जान चुके हैं, स्ट्रक्चर हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा सबको? तो ध्यान दो बेटा, अब अगर मुझे इसी बेसिस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, सो फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। अब मुझे सपोज हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो आप हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मतलब ऐसा है कि भाई आप हाइड्रोजन, पहले तो हाइड्रोजन के लिए बहुत रेयर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाने वाला बेटा, तो उस पर तो कोई चार्ज वैसे भी नहीं दिखने वाला। तो मतलब मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करूं तो मेरे लिए केवल सेंट्रल एटम के लिए यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं, बाकी ऐसा हो सकता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल में आप सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट भी करना है आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूं। चलो हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं। चलो ये फॉर, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए कह रहा हूं तो एक ही जगह पर होगा, फिर ऐसा नहीं कि हर जगह पे मैं हाइड्रोजन को कैलकुलेट करूं, तो एक जगह से समझ जाना। गॉट इट एवरीवन?
ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ठीक है, अब माइनस लॉन पेयर तो है नहीं, तो सीधे सीधे 0 लिखूंगा। बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? +1। क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा 0। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हाइड्रोजन पे क्या होगा बेटा? चार्ज हमारे पास 0 होगा। अब चाहे इस हाइड्रोजन की बात करो चाहे इसकी, सभी सेम ही है बेटा, हाँ कि ना? सभी सेम ही है, तो सभी पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? समझ पा रहे ना मेरी बात को? हम आ जाते बेटा नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं। अब नाइट्रोजन एटम के लिए बात करें तो फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम 5 माइनस लॉन पेयर, दिख रहा है आपको लॉन पेयर नाइट्रोजन पे? तो थोड़ा ध्यान तो दो बेटा, वहां दिख रहा है क्या? लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, तो क्या हो जाएगा? 1। +1 आ रहा है, अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो, ठीक है ना? +1, तो नाइट्रोजन पे देखो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम प्लस वहां पर चार्ज लिखते हैं। आया समझ में? तो इसी वजह से बेटा NH4 पॉजिटिव जो होता है उसमें नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है बेटा, वो आपको कंप्लीटली यहां पर समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दो, ये फॉर्मल चार्ज ने ये प्रूफ कर दिया कि जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड में जो H पॉजिटिव जब आपने डाला था, मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कंप्लीटली, मतलब रिएक्शन मतलब किस तरीके से हो रहा है कि इसमें H पॉजिटिव डाल रहे हैं तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे कैसे आ रहा है ये समझाया था ना? ओके हाँ, तो बेटा ये कंडीशन हमने सीखी थी कि भाई ये किस तरीके से NH4 पॉजिटिव बना रहे। जल्दी बोलो बेटा यार, हाँ कि ना? मतलब नहीं बोलोगे तो फिर बेटा मैं आगे मूव करते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूं। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो N पे पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा दूसरे एग्जाम्पल में, जो मैंने O3 का एग्जाम्पल आपके सामने लिया था। उस O3 के एग्जाम्पल में बेटा स्ट्रक्चर में फिर से आपके सामने बना रहा हूं कंप्लीटली, ध्यान दीजिएगा। डबल बॉन्ड, ये हमने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अब मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना? बनाए तो पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, मैंने कहा इसको चेंज हो जाता है, तो अब यहां पर मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूं बेटा। ठीक है, अब देखो सभी ऑक्सीजन है तो थोड़ा सा मुझे नंबरिंग देना पड़ेगा, मैं इसी तरीके से नंबरिंग दे देता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसी को भी नंबर 1, नंबर 2 दे सकते हो, ऐसा जो मैंने दिया उसी को नंबर 1 रखना, क्योंकि यहां डिफरेंशिएट करने के लिए कि मैं किसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा कि फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, ठीक है? ऑक्सीजन 1 का मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 1 का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? ठीक है, माइनस लॉन पेयर कितने हैं? 2, प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। कितने हैं बॉन्ड पेयर? नंबर 1 ऑक्सीजन के लिए हाँ बॉन्ड पेयर 2। जस्ट अ मिनट, हाँ बेटा, लॉन पेयर 2, एक काम करो, हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट, इस
इस नंबर ऑफ लॉन पेयर में यहां पर लिखना है बेटा, आपको यहां चेंज करना है। नंबर ऑफ लॉन पेयर में यहां ये तो लिखा तो सही है, इसके नंबर ऑफ लॉन पेयर काउंट करने के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपको लॉन पेयर पहले काउंट कर लेना है। सपोज 2 लॉन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये ध्यान रखना है। आई रिपीट, इसको थोड़ा सा चेंज करो। नंबर ऑफ लॉन, वो यहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां लॉन पेयर था नहीं, इसे यहां दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। इस केसेस में वो दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर आगे दिक्कत आएगी बेटा। इसे बोला नंबर ऑफ लॉन पेयर में एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ लॉन पेयर तो सही है, उसमें चेंज नहीं करना है, लेकिन ये क्या करना है बेटा, इसमें नंबर ऑफ लॉन पेयर में आपको काउंट किसको करना है, इलेक्ट्रॉन को। तो अगर लॉन पेयर कितने हैं हमारे पास, सपोज करो 4 हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो हमें टोटल 8 लिखना है वहां पर। इज दैट क्लियर? तो वो ध्यान देना बेटा, आई रिपीट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं लॉन पेयर के अंदर, और यहां तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तो ध्यान दो, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ लॉन पेयर 2 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पर बेटा मैं 4 मेंशन कर देता हूं, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 + 2 ये तो सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो 4 + 2 6, और 6 क्या आ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज 0 होगा बेटा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हम आ जाते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड। ऑक्सीजन सेकेंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन है तो सेम ही रहेगा, माइनस। अब बेटा हमारे पास फिर से लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट करने, कितने हो जाएंगे, 2, प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना। अब यहां बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं बेटा, बॉन्ड पेयर बोल रहा हूं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करना है, तो 3 हो जाएगा। यस और नो? अब क्या आएगा आंसर बेटा, +1, तो इस पे चार्ज +1 होगा बेटा। हम आ जाते हैं बेटा थर्ड कंडीशन पे, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 3 क्या हो जाएगा, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सही है। ओके, अब बताइए बेटा हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर पूछा मैंने, 1, ठीक है, तो प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 + 1 ऐसा ही होगा, 6 + 1 क्लियर है सबको। 3 लॉन पेयर 1 2 एंड 3, तो 3 2 जा 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे लॉन पेयर में, प्लस एक बॉन्ड पेयर। गॉट इट एवरीवन? क्या आएगा आंसर, -1, तो इस पे माइनस चार्ज होगा। तो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, वो आप देखिए यहां से। मैं अगर इसका आप चार्ज वाला कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हमारे पास इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर -1, यहां पर +1। गॉट इट एवरीवन? तो ये पूरी कंडीशन आपको कंप्लीटली क्लियर हो जानी चाहिए। मैं इसी वजह से आपसे कह रहा हूं बेटा कि ये ध्यान देना जरूरी है कि आप बिना स्ट्रक्चर के आप चीजों को डील नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाओगे। मैं फिर से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दूं। अब बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, समझ में आया? ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हमारे पास, ये तो आप करोगे कंप्लीट। बताइए इसको, इस पूरे में आप बताइए कि वो फॉर्मल चार्ज 1 किस वजह से आया, उस फॉर्मूले के बेसिस पे। अभी मैंने यहां पर लिखा नहीं है बेटा, रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूं मैं, फॉर्मल चार्ज से फॉर्मूला लगा के पूछ रहा हूं। समझ गया ना क्या कह रहा हूं? हाँ, हाँ, आ गया, आ गया। अरे हो गया भाई, सबका हो गया, ठीक, आ गया सबका, ठीक है।
तो बेटा यहां +1 आया होगा जो आपने देखा था, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर पता हो तो जो जरूर बना सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये तो बात फिक्स है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? क्लियर हो चुका है फिर सबको? मैं फिर से पूछ रहा हूं, फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर से बोल दे रहा हूं, हाँ कि ना? ठीक, तो आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, अब एक आध दो एग्जांपल देके इसको क्लोज करूंगा बेटा। यहां पर CO3, हमने CO3 का स्ट्रक्चर देखा है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आ जाइए बेटा। स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से देखा है, मैं चार्ज नहीं लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख रहा हूं। अब आप फॉर्मल चार्ज निकालिए, बाकी चीजें आपको सब पता है। यहां हर एक एटम का निकालना है बेटा, मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 तो ऑक्सीजन है, और कार्बन का भी निकालना है। हर एक एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। हो गया? देखो, अगर वैसे तो पहले बोल रखा कि कोई ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है बेटा, वहां 2 लोन पेयर तो होंगे। अब ये नहीं लिखा है तो ये थोड़ा समझ जाना। हाँ, आ गया बेटा? क्लियर हो गया सबका? ठीक, तो अगर क्लियर हो चुका है बेटा, तो इसके बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, आई थिंक ऐसा बनाया होगा बेटा सबने, O नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव, सही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीटली आपका कंडीशन दिखेगा, फिर ये हमारा -2 आ जाएगा बेटा। तो ये जो सब कंडीशंस हैं बेटा ना, आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आपको स्ट्रक्चर पता है, वहां पर आप बस लॉन पेयर अरेंज करते हुए चलिए, जहां पर कितने लॉन पेयर होंगे, क्या सिचुएशन होगा, और उस बेसिस पे कंप्लीटली आप, स्ट्रक्चर आपको पता है तो फिर आप किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्लियर है सबको? यस और नो? आया ना समझ में? जैसे पूछा, निकाला? पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अब ये फॉर्मल चार्ज, अब इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके लिए ऐसे ही करना है, कुछ नया तरीका नहीं है। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देखना है कहां पर कितने लॉन पेयर हैं, और फिर उसके बेसिस पे हर एक एलिमेंट का। हाँ, अगर आपको डाउट है, देखो उसने क्वेश्चन पूछ लिया इस एलिमेंट का निकालना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपसे पता नहीं चल रहा है किसका पूछा है, तो सबका निकालो। इज दैट क्लियर? ऐसा हो सकता है कि फॉर्मल चार्ज लिख दिया उसने, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, तो किसी का नाम नहीं लिखा, किसी पर्टिकुलर एटम के बारे में नहीं पूछा है, तो आपको सबका निकालना पड़ेगा। समझे? समझे? तो ध्यान दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं मूव कर रहा हूं बेटा, रेजोनेंस। रेजोनेंस, देखिए बेटा, ये टॉपिक अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे भी, आगे इन द सेंस मैं अगर बात करूं बेटा, केमिस्ट्री में एक पार्ट आता हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। वहां पर हर एक छोटी छोटी जगह पर आपको रेजोनेंस का यूज होते हुए दिखेगा। तो वहां पर जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा अलग भी है, उतना डिटेल में तो यहां नहीं जा सकता हूं बेटा मैं, क्योंकि यहां पर बेसिक चीजें हैं, तो उन बेसिक चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करूंगा। लेकिन यहां की बेसिक चीजें आपको वहां पर काम जरूर आएंगे, ये जरूर बोल देता हूं, ठीक है ना। यहां की बेसिक चीजें आपको वहां पर बहुत अच्छे से, बहुत
ज्यादा यूटिलाइज होते हुए आपको कनेक्ट करेंगे कि भैया उसकी इंपॉर्टेंस जो है वहां पर जो आप डेप्थ में जा रहे हो वो किस तरीके से जो आप इस बेसिक को कनेक्ट करते हुए जाओगे। तो ये बेसिक की इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज्यादा होती है। सो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। आई रिपीट, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, इट इज नॉट अ रियल फिनोमेना। ठीक है ना, मतलब ये रियल फिनोमेना नहीं है, हाइपोथेटिकल है। मतलब इन सिंपल वर्ड हमें प्रैक्टिकली कभी होते हुए नहीं दिख सकता है। अब जब ये बात आई कि भाई हमारे, शायद सब लोग लिख रहे हैं बेटा, तो लिख लिया कर। तेरे को इतनी बार क्यों बोलना पड़ता है बेटा? तो ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखा क्लास से बाहर हो जाएगा और फिर मैं एंट्री नहीं दूंगा अपनी क्लास में। ठीक है, बात यह आती है बेटा कि हाइपोथेटिकल फिनोमेना क्यों है, क्योंकि ये बात सीधी सीधी है ना बेटा कि अगर हाइपोथेटिकल है तो हमें जरूरत क्यों है पढ़ने की। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है बेटा कि अगर कहीं पर भी हाइपोथेटिकल फिनोमेना है तो उसके पीछे उसका रीजन होगा। रेजोनेंस भी इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा। तो मैंने आपको बोला कि हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, तो थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे जरूर आते हैं, उन चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में जो डिस्कशन किया गया, जो बताया गया, वो किस बेसिस पे बताया गया, मैं थोड़ा सा आपको उस पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं। एक कंपाउंड है हमारे पास बेटा, बेंजीन, आई थिंक सुना होगा। ठीक है, आज थोड़ा स्ट्रक्चर भी देखोगे बेटा, नया कंपाउंड है तो ऑब्वियस है कि स्ट्रक्चर में हम जरूर डील करेंगे। अब इतना सबको पता है कि बेटा हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अरे समझे? और अब ध्यान दो बेटा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है। तो बस हमें यही काम करना है बेटा कि अब कार्बन जो है बेटा, ये कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, फिर ये तीसरा कार्बन से कनेक्टेड है, ये फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड है, ये इधर नेक्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है, ये नेक्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है। इस तरीके से बेटा एक रिंग बन गई। जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, ओपन भी बन सकता है। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, किसी ने अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटा वो नहीं बन सकता, बट वो स्टेबल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता उसके पीछे थोड़ा सा रीजन यहां पर आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता हूं क्योंकि बेटा वो यहां पर उसका पार्ट है ही नहीं। अब इनके साथ साथ ये कार्बन के, हर एक कार्बन का, अगर आप कोई भी कार्बन को उठा लो, अभी तक उस सबके 2-2 बॉन्ड बने। कितने बॉन्ड बने? 2। ठीक है, और सबके पास हाइड्रोजन है तो बेटा मैं सबके पास पहले हाइड्रोजन लगा लो। सबके पास एक एक हाइड्रोजन मैंने अरेंज कर लिया, तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो चुका है, कार्बन भी कंप्लीट हो चुका है। सही है, तो अब बेटा हमारे पास आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। हर एक कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, तभी तो 4 बॉन्ड बना पाएगा। बोलो हाँ के ना? अगर सपोज करो बेटा इसके अलावा अगर मैं आपको कंडीशन दूं, सपोज मैं डबल बॉन्ड नहीं बनाता हूं, तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा? तो इसलिए ये ध्यान देना है बेटा कि भाई वो स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनाया है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, पहले इस बारे में भी ध्यान दीजिएगा। अब क्यों है ये आपको बता देता हूं। जनरली जो क्या होता है बेटा, बेंजीन होते हैं ना, इनको बोला जाता है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक, इनको इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे बेटा तो मेरे लिए एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वो भी ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से कनेक्टेड है बेटा। कार्बन कार्बन जहां पर भी मोस्ट ऑफ द बॉन्ड बनते हुए तो कंपाउंड आपको दिखेंगे वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सभी ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है बेटा उसमें एरोमेटिक अगर आपको मिल रहा है या एरोमेटिक कंपाउंड अगर वो दिख रहा है तो वो हाईली स्टेबल होता है, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम ये कहते हैं सबसे ज्यादा होती है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है बेटा, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वही आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा, मैं उस पार्ट में नहीं जा सकता। हाँ,
इतना जरूर आपको बता दिया कि बेटा हमारे पास ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनेगा, क्योंकि वो एरोमेटिक करेक्टर को इनिशिएट कर रहा है। अगर वो एरोमेटिक करेक्टर को इनिशिएट, तो फिर यही स्ट्रक्चर उसके लिए पॉसिबल है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोल चुका हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक। अब बेटा अगर ये समझ में आई तो इसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से भी दिखाना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, जहां कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ना बेटा, वो सब कार्बन है, दिख रहे हैं ना कॉर्नर। इस साइक्लो या आप हेक्सागोन बोलो, हेक्सागोन तो समझ लो, उस हेक्सागोन में जो कॉर्नर दिखते हैं ना, सही है, वो सभी कॉर्नर क्या है बेटा? कार्बन है। क्या है? तो अब ध्यान देना बेटा, ये यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, हर एक जगह पर कार्बन है, ठीक है। दूसरा, इस देखो इसको आपको क्योंकि आप सीख रहे हो बेटा, तो आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों लिखा जाता है। तो जितने कॉर्नर हैं वो कार्बन है, उस बेसिस पे बेटा मैं कह सकता हूं ये कंडीशन। और अब इसको फाइनली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका, कि यहां पर बेटा डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन दिखाने की हमें जरूरत नहीं होती। हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक का एक फंडा है कि जहां पर भी वैलेंसी आपको ऐसा दिख रहा है कि कार्बन की पूरी नहीं हो रही, तो वहां पर हाइड्रोजन को चिपका देता है। यह ऑर्गेनिक का एक बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर कहीं पर भी आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रही है बेटा, और स्पेस जो ऐसा ही दिखता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, जिसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब जहां पर आपके केवल बॉन्ड बना के सीधे सीधे स्ट्रक्चर बना दिया, तो उस सिचुएशन में आप सीधे सीधे क्या करोगे बेटा, कि आपको यह ध्यान नहीं देना है, यह सोचना नहीं है कि भाई कार्बन की वैलेंसी यहां कंप्लीट नहीं होती, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केसेस में आपको जहां पर भी कार्बन की वैलेंसी कम दिखी, तो आपको क्या कर देना है बेटा, वहां पर हाइड्रोजन अटैच कर देना है, ताकि हमारे पास कंप्लीटली 4 बॉन्ड बन जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ कि ना? अब ध्यान दो बेटा, अगर आप यहां पर लगाते हो हाइड्रोजन, तो यहां पर सभी पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा। अगर लगेगा तो ये समझ में आ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फुलफिल कर ही रहा है, तो इसका मतलब वही होगा। तो ये कंडीशन वहां से भी प्रूफ है। अब इसको मैं फाइनली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई फिर दिक्कत ना हो। इसको हम फाइनली ऐसे लिखते हैं, ये है बेंजीन बेटा। अब समझ जाओगे? जल्दी बोलो बेटा। देखो मैंने हाइड्रोजन पहले वाले में भी नहीं दिखाया, बाद वाले में भी नहीं दिखा रहा हूं। उसका मतलब क्या है कि आपको खुद अरेंज कर लेना है, या अंडरस्टूड कंडीशन है कि बेटा वहां हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो सीधे सीधे हम वहां पर जितने कार्बन को अभी बनाने की जरूरत है उतने हाइड्रोजन हम लगाते हुए चलेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? मतलब ये ऑर्गेनिक का फंडा है बेटा। अब इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे अलग लोग अलग अलग कहते हैं। मेरा तो मानना है बेटा कि बिना ऑर्गेनिक, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन का होना मस्ट है, हम ये कहते हैं। तो इसलिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे अगर आप ये कहोगे ना कि बेटा हमें कहते हैं ना कि भाई मोदी जी के साथ तो उनके कमांडो चलेंगे क्योंकि प्रोटेक्शन करना है ना, तो उसी तरीके से बेटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि कार्बन सेटिस्फाई करने के लिए और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। बाकी के किसी भी जोन में अगर आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो तो हाइड्रोजन को अटैच करना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात इसलिए कही जाती है बेटा। तो यहां पर आपको दिखेगा नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि वो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और कार्बन कहां है ये तो बता दिया आपको। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखाता है। गॉट इट एवरीवन? अब क्या हुआ बेटा, मेरी बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो रेजोनेंस का पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला है बेटा, वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अब देखिए बेटा, यहां पर एक पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां रखा इस तरीके से, ठीक है, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि सर ये डबल बॉन्ड जरूर थोड़ा कि यहीं पर रखो, ये डबल बॉन्ड यहां पर भी तो हो सकता है ना, अल्टरनेट पोजीशन अपोजिट रखना है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। बोलो क्या सही कह रहा हूं? कह रहा हूं भाई, ये बात तो सीधी सीधी, अगर आप यहां रख पा रहे हो तो यहां पर भी तो रख सकते हैं। तो बेटा यही रेजोनेंस है कि बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं।
अब एक्चुअली क्या है बेटा, देखो ये बात तो सही है, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके बेंजीन के आपको अभी तक दिखाए हैं, ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जब भी कैकुले ने बात करी थी, सबसे पहले जो कैकुले साइंटिस्ट थे उनने इस स्ट्रक्चर को देखा था, तो उनने ये बोला था कि बेटा कि हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास अभी तक मैं बात जो कर रहा हूं बेटा, ये सभी के सभी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये हमें नहीं दिखने वाला है। दिखेगा कैसा हमें? इस टाइप से। अगर आप बात करो तो स्ट्रक्चर आपको जो रियल स्ट्रक्चर लिखा है बेटा, दिखेगा वही, ये नहीं दिखेंगे। तो शायद यहीं से ये प्रूफ हो गया कि रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना होने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही रियल नहीं। बोलो हाँ कि ना? अरे बात समझ पा रहे बेटा मेरी? आई रिपीट कि बेटा हमारे पास किसी भी, देखो अब इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बोला ना कि ऑर्गेनिक में क्यों है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और उसी से कनेक्ट करके आगे मूव करूंगा। तो मैंने बोला कि बेटा बेंजीन में जो उसका रियल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। इसका मतलब ये तो दोनों हमारे पास क्या है बेटा? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग बोलो, कैनोनिकल बोलो, बात एक ही है बेटा, ठीक है ना? तो शॉर्ट फॉर्म में आरएस लिखा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। तो ये क्या है बेटा? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। अब मैं इनको ये भी मेंशन कर रहा हूं, इट इज नॉट अ रियल, ठीक है, नॉट रियल स्ट्रक्चर, नॉट रियल स्ट्रक्चर। ये कोई रियल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं बेटा। अगर रियल स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब फिर बेटा हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि भाई देखो हमें तो रियल स्ट्रक्चर की बात करनी थी भाई, उसको स्टडी करना था, उसकी बात हो रही थी, तो हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये बात आई कि बेटा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट की बात आई, तो बात ये आई बेटा, मैं आपको कंडीशन कंप्लीटली ये बताता हूं, ठीक है? ये कर लिया नोट डाउन? अगर आप ध्यान दो बेटा, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आप कंपेयर जरूर करिएगा। और कैसा कंपैरिजन? जो आपको बता रहा हूं। इस स्ट्रक्चर में जो आपको मैं बस इतना बोलता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको वहीं पर वैसा ही स्ट्रक्चर उठा के रखा है। इन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन को मैंने फिक्स किया है कि नहीं किया? बताइए, किया है? जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन फिक्स किया है कि नहीं किया? इस पोजीशन पे, यहां पर अपोजिट पोजीशन पे, बट है तो फिक्स। लेकिन इसमें क्या आपको डबल बॉन्ड दिख पा रहा है? कहां पर होगा? इसमें तो ऐसा लग रहा है ना कि डबल बॉन्ड घूमते रह रहा है। उसी को बोलते हैं बेटा डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई क्यों बोला गया मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं, सिंपली आगे हम पढ़ेंगे, इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड में आएंगे हम, डिटेल में हमें वहां जाना ही है, नेक्स्ट थ्योरी हमें उसी के बेसिस पे चलेगी। पाई क्यों बोला गया है? जहां पर एक बॉन्ड बनने के बाद दूसरा बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं जनरली। तो अभी आप लिख लो, अभी आप केवल ये लिख लो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट लिख लो। मैं आपको ये बता देता हूं कि वो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन्हें बोला जाएगा जो ये डबल बॉन्ड आपने रखे हैं। अब वो बनेंगे कैसे, क्या होंगे, वो बात की बात है, क्योंकि आगे थ्योरी में उन्हीं चीज पे हमें जाना है। लेकिन ये बात समझिए बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करते रह रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? आपको दिख रहा है, यहां से यहां भी जा सकता है, बोलो, यहां से यहां जा रहा है। ये अगर किसी ने बोला ये बन सकता है तो किसी ने दूसरे ने बोला ये भी बन सकता है, और ये बात भी सही है कि ये भी पॉसिबल है। अरे समझे? अब अगर बेटा वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज करते रह रहा है तो फिर उसका रियल फॉर्म कैसा दिखेगा? मुझे ऐसा ही दिखेगा। बताओ भाई, मुझे ये नहीं दिखने वाला, ये नहीं दिखने वाला, लेकिन कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन जो चेंज करते रह रहा है,
जो पाई इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज करते रहे हैं। तो इसका मतलब अब मुझे वो सर्कुलर ही दिखेगा, एक पूरा पूरा इस टाइप से सर्कल ही दिखेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या कहलाता है बेटा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते रह रहा है, मतलब उसमें कंप्लीटली वो क्या है, डीलोकलाइजेशन का मतलब समझो, पहले उस वर्ड को समझने की कोशिश करिए। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अच्छा ही बताइए। सेटल्ड है। लोकलाइज का मतलब वो फिक्स है। अगर मैं इसके आगे मैं डी लगा देता हूं, जैसे आपने सुना होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बहुत कॉमन वर्ड है, सुना है कि नहीं सुना है? बहुत कॉमन वर्ड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग? क्या करता है? हाइड्रोजन क्या? पानी रिमूव करता है, ठीक है, मतलब H2O को निकाल रहा है, सही है। तो D का मतलब क्या हो गया बेटा, एक टाइप से हमारे पास जो वर्ड पीछे लिखा है उसका अपोज करना। अब मैंने पीछे वर्ड क्या लिखा है, लोकलाइज्ड, अब आगे D लगा दिया, इसका अपोज क्या हो जाएगा कि वो लोकलाइज नहीं बना रहेगा, वो घूमते रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? देखो डी का वो मतलब होता है बेटा कि अपोज करना, हर हमेशा हाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर ऐड होना। अगर मैं डिहाइड्रेटिंग कह रहा हूं तो उसका निकलना, ऐड होना निकलना, डी जैसे वर्ड आया तो रिमूव होना। लेकिन ऐसा ही मैं यहां पर भी कह रहा हूं, लोकलाइज मतलब कि वो वहीं पर फिक्स हो जाना, जैसे ये कंडीशन में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने डी लोकलाइज बोल दिया मतलब अब वो फिक्स नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। क्या है बेटा, अब वो फिक्स नहीं। बात समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? ये सबके ऊपर से जा रहा है, गुजराती मीडियम गर्ल्स, समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये खाली वो सर हिराना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा कि अब हमारे पास जब डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब वो बॉन्ड की पोजीशन अब क्या है बेटा, फिक्स नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब? अगर वो बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रोटेशन में रहेगा बेटा। अगर वो कंटिन्यूअस रोटेशन में रहेगा, क्या आपको वो ये मतलब ऐसे दिखेंगे? आपको दिखेगा तो यही तो बहुत पिटेगा, हाँ ध्यान रखना, बता रहा हूं। हाँ, ज्यादा होशियारी मत मारा कर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर वो कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन में है तो ये स्ट्रक्चर तो आपको दिखने वाले हैं नहीं। दिखेगा कैसा? क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज करते रहेगा ना, ये तो, और पोजीशन चेंज करते रह रहा है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, एक सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर फॉर्म में ही वो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसको बहुत तरीके से दिखाया जाता है बेटा, इसको इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको हम देखो, मतलब ऐसा नहीं कि बेटा वो अलग है, बात एक ही है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से भी उसको दिखा देते हैं। इसका मतलब भी तो वही है कि घूमते रह रहा है। इज दैट क्लियर? सो इन सिंपल वर्ड कि बेटा वो उसका जो रियल स्ट्रक्चर है हमें वही दिखने वाला है, हमें ये बॉन्ड नहीं दिखने वाला। बात समझे कि नहीं समझे? यस और नो? अब बेटा अगर हमें रियल स्ट्रक्चर ही दिखेगा, ये बात तो सीधी सीधी है, हाइपोथेटिकल या जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो दिखने वाले नहीं। लेकिन मैंने ये बात कही कि बेटा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत पड़ने के पीछे इसका रीजन था बेटा कि भाई हमारे पास अगर ये डबल इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर ये रोटेट कर रहे हैं बेटा तब तो मेरे लिए वो फिक्स है ही नहीं। लेकिन अगर ये रोटेट नहीं कर रहे हैं, जब वो इस फॉर्म में है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं बेटा, इस टाइप से अगर वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हमें भले ही नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उससे क्या पता चलेगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, हाँ कि ना? तो अगर मुझे डबल बॉन्ड को चेंज करना है तोड़ के, अगर बॉन्ड सपोज इधर तोड़ना है, ये बॉन्ड इधर तोड़ना है, अब बॉन्ड तोड़ने की बात क्यों आई बताओ? ये बात सही है, अभी तक तो बात यही आ रही कि केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं सर, आप कहोगे कि सर बॉन्ड बना रहो और यहां बॉन्ड तोड़ने की बात आ गई। हम तो ये अच्छे से सीखे नहीं कि बॉन्ड बनना कैसे, यहां तो बॉन्ड तोड़ने की बात आ गई।
तो अभी तक बेटा आपने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है, स्पेशली आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है बेटा, उसमें आपने देखा होगा कि बॉन्ड टूटता है तभी तो नया कंपाउंड बनता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जरूरत चाहिए। तो रिएक्टेंट में जो आपने रिएक्टेंट लिया, उनके बीच में बना हुआ बॉन्ड टूटेगा तभी तो जाके आपका नया कंपाउंड बन पाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसे हम ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? तो अगर मैकेनिज्म की बात होगी, जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उस रिएक्शन के लिए उसका नाम दे दिया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या नाम दिया जाता है? रिएक्शन मैकेनिज्म। आई रिपीट, क्या नाम दिया जाता है बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है बेटा कि उस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो बॉन्ड, अब मुझे बस इतना ध्यान दो बेटा, उस पॉइंट पे तो मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा सकता हूं क्योंकि वो वहीं पर हम डिस्कस कर पाएंगे, वो वहीं पर आपको प्रॉपरली समझ में आ पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहां पर अब क्यों टूटना है, यह मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं, प्लीज मेक श्योर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर मुझे यहां पर वो जो डबल बॉन्ड में, जिसे मैं पाई बॉन्ड कंसिडर कर रहा हूं बेटा, अगर वो पाई बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे बताइए बेटा कि वो पाई बॉन्ड अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे तोड़ने के लिए ये स्ट्रक्चर की जरूरत होगी या ये स्ट्रक्चर की जरूरत होगी? शायद नीचे वाले स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां बॉन्ड फिक्स है ना, तो ही पता चल कि बॉन्ड कहां टूट रहा है कहां नहीं टूट रहा है। यहां तो पता ही नहीं चलेगा कि बॉन्ड कहां टूटेगा, हाँ कि ना? तो मुझे बताइए बेटा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्यों हुई? क्योंकि वो ये बता सकता है कि बॉन्ड टूट रहा है तो कहां टूट रहा है, किस बेसिस पे टूट रहा है। और ऑर्गेनिक में यही मस्ट होता है बेटा कि बॉन्ड ब्रेकिंग आप जो कर रहे हो उसका साइन, यानी एक टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि बॉन्ड कहां टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, किस बेसिस पे टूट रहा है, उसको जानने के लिए फिर आपको बेटा रियल स्ट्रक्चर में आप नहीं देख सकते हो। फिर कौन से स्ट्रक्चर में देखोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये सब उसी के पार्ट हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए इतनी बात को? जल्दी से बताइए बेटा। अरे समझे? ठीक है, अगर समझे तो बेटा ये कंप्लीटली पता चल चुका है कि इन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कहां दिखने वाली है। तो क्या ये बता सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे पूछूं तो हमें क्यों जरूरत हुई, तो आप क्या कहोगे? रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए। क्या कहोगे? यस। तो अब बेटा अगर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है, तो मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा कि रियल स्ट्रक्चर में? तभी मुझे पता चलेगा ना कि उसका बॉन्ड कहां ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ये तभी मैं इनिशिएट कर पाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? सो इसलिए बेटा रेजोनेंस की जरूरत हुई। पहले तो ये समझिए कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब बताइए बेटा, अब मुझे बताओ कि मैं जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब रेजोनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो आप देखो हाइपोथेटिकल फिनोमेना भले ही है, लेकिन क्यों जरूरत हुई ये समझ पाए आप अच्छे से? हाइपोथेटिकल फिनोमेना है लेकिन जरूरत क्यों पड़ी ये समझ पाए? तो आपसे पूछूं क्यों जरूरत पड़ी तो बता सकते हो? बताओ। बिकॉज कि वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भले ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हमें नहीं दिखने वाले, ये बात सीधी सीधी है प्रैक्टिकली। वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हमें ये बताएंगे कि बॉन्ड कहां टूट रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है। जो बॉन्ड टूट रहा है वो किस डायरेक्शन में टूट रहा है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीटली डिस्कस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस है क्या, ये आपको यहां से कंप्लीटली पता चला? पक्का? समझे कि नहीं समझे?
बाकी तो मैंने आपको बोला कि बेटा देखो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां क्यों डेप्थ में कौन बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्या कंडीशन है, वो सब बात की बात है। वो सब आपको एक सिंपल हिंट में दे दिया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, तो रिएक्टेंट में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उनके बॉन्ड टूटना मस्ट है, तभी जाके प्रोडक्ट बन पाएगा। ये बात भी कही मैंने। तो वही चीज बेटा, अगर ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड का टूटना मस्ट है, तो मस्ट है तो रिएक्शन मैकेनिज्म को बता रहा है। और रिएक्शन मैकेनिज्म हम केवल और केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, रियल स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? समझे कि नहीं समझे? मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना, ये चीजें बहुत कहते हैं ना, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पता नहीं होती है, तो आपको बता रहा हूं, समझ के इसको अच्छे से संभाल के चलिएगा। गॉट इट एवरीवन? तो इंपॉर्टेंस अगर आपको समझ में आ गई बेटा, तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने दोनों स्ट्रक्चर जो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं, मैं फिर से उनको ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको अब आगे की चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए बेटा, ये हमारे पास दोनों के दोनों, अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ये जो हमारे पास है बेटा, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इन स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा बात करेंगे बेटा नंबरिंग। देखो ये नंबरिंग क्या है बेटा, सिंपल कैसे भी दे सकते हो, आपकी इच्छा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कंपलसरी ऐसे नंबरिंग देना। मैं नंबर 1 यहां से स्टार्ट कराऊं, नंबर 2 इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। चलो यहीं से चले जाते हैं, 2 3 4 5 6। अब यही नंबरिंग सेम यहां कॉपी करनी है आपको, 1 2, यहां चेंज नहीं कर सकते हो। आपने जो यहां कर दिए बेटा, उसी बेसिस पर आपको यहां ले जाना है ताकि आप कंपेयर कर पाओगे ना। कि सपोज करो, कंपेयर करना मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1 और 2 यहां और 1 और 2 यहां में डिफरेंस क्या है। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहां 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड है, यहां 1 और 2 में डबल बॉन्ड है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब यही चीज अपने को देखनी है बेटा, यही चीज अपने को देखनी है कि एक्चुअली में 1 और 2 में हमारे पास इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। अब देखो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर तो दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है बेटा? हमें तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है बेटा? रियल स्ट्रक्चर, जो 1 और 2 में आपका कंटिन्यूअस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल जलते रह रहा है, हाँ कि ना? तो कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, ये चलते रह रहा है। हमें तो कंटिन्यूअस यही दिखेगा बेटा, हमें ऐसा तो दिखने वाला नहीं, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं बेटा। अब इतना तो समझ गए? हाँ, तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। अब जब ये बात है बेटा, तो हमें एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड, कि वो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने वहां पर बना सकता है, उनके बीच में कोई भी दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड। देखो अब बात सीधी सीधी है कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो कम से कम 2 एटम तो चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना बेटा। तो 2 एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर है क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम। अगर मैं सिंपल आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में प्रेजेंट होने वाला जो बेटा बॉन्ड है, वो बॉन्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है? बॉन्ड ऑर्डर। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल, मैं पहले थोड़ा सा इसके एग्जांपल आपको बता दूं, फिर मैं आगे मूव करूंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा, एग्जांपल के बेसिस पे गया, O2 लिखा। अब O2 का स्ट्रक्चर सबको क्लियर? कैसा बनेगा? O डबल बॉन्ड। तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 कहोगे बेटा, सीधा सीधा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? सही है। अगर बेटा मैंने यह बात कही, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, अगर मैंने बात कही N2, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ? N। भाई 3 वैलेंसी हमारे पास, 3 बॉन्ड बनाने हैं उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ होगा तो 3 बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब आपसे पूछो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा?
तो समझ में आ जाएगा बेटा, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो यही है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, समझे? अब ये बॉन्ड ऑर्डर सिंपल, देखो इनमें कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता बेटा। क्या मैं सही कह रहा हूं? इन दोनों में कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, जबकि इसमें दूसरा स्ट्रक्चर तो बन रहा है ना, हाँ कि ना? तो अब ये बात सीधी सीधी है बेटा कि यहां बॉन्ड ऑर्डर जो हम देख रहे हैं, वो हमने जो बॉन्ड ऑर्डर जो हमें बात करनी है वो सिंपल वही करनी है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करनी है। लेकिन एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो अलग अलग स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहे हैं, जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं बेटा, एक्चुअली वो रियल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, हाँ कि ना? अगर रियल होते तो उसको हम आइसोमेरिज्म बोल देते, आगे जाके ये भी पढ़ोगे। बट ये रियल तो है नहीं, क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूं। अरे समझे? तो मैं बात कर रहा हूं बेटा कि यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलूं तो आप समझ जाना कि इट इज नॉट अ रियल। तो फिर दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, सर ने ये बोल तो दिया है लेकिन ये तो कुछ कहानी कुछ और ही बता रहा है, ऐसा नहीं है। आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सो इट मींस इट इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। गॉट इट एवरीवन? तो अब ध्यान दो बेटा, अगर रियल स्ट्रक्चर नहीं है तो भाई हमारे लिए यहां से अगर हमें डील करना है तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको ले जाऊंगा। तो इसका मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है वो आप समझ गए इन दोनों से। मैं क्या कहना चाह रहा था, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। इज दैट क्लियर? दो एटम के बीच में प्रेजेंट होने वाला बॉन्ड ही हमें क्या बताएगा बेटा, उसका बॉन्ड ऑर्डर। इज दैट क्लियर? लेकिन अब बात आती है बेटा कि ये चीजें जो आपको बताएं सिंपली आप इन स्ट्रक्चर में वो सिंपली नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो रियल है ही नहीं बेटा, सही है? तो हम क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है? अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो केवल रेजोनेंस के लिए होगा और कहीं पर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सब जगह यूज कर लो। ये जो यूज करने के लिए कह रहा हूं, केवल जहां रेजोनेंस की बात होगी, जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे, वहीं पर आप ये कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? समझ पाए ना बेटा मेरी बात को सब लोग? तो अब ध्यान दो बेटा, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कंडीशन, तो मैं लिख रहा हूं बेटा वो फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between two atoms, ऐसा लिखो, any two atoms, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको कंफ्यूज होना। any two atoms, कोई भी दो एटम के बीच में, two atoms in all the रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उन सब के लिए देखना पड़ेगा। और अब ध्यान दो, मैं आऊंगा भी, क्वेश्चन भी आपको उस तरीके से करवाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं बेटा केवल आपको इतना समझना है, एनी टू एटम। अब एनी टू एटम मतलब अगर आपने यहां 1 और 2 की बात करी तो यहां पर भी 1 और 2 की बात करोगे, सही है? अब ऐसा नहीं कि बेटा यहां 1 और 2 की बात करी तो यहां पर 3 और 4 की बात करो, तो गड़बड़ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 एटम में देखना है सभी के बेसिस पे। तो ऑब्वियस है कि बेटा आपको पहले वाले में भी 1 2 देखना है, दूसरे वाले में भी 1 2 देखना है, तीसरा, अगर 10 स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसमें भी आप ऐसा ही करोगे। सपोज 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आपने पहले वाले में 1 2 देख लिया, तो 10th वाले तक पहुंचते पहुंचते आप 1 और 2 की ही बात करोगे। ऐसा नहीं कि आप पोजीशन फिर या नंबरिंग जो आपने दी है वो चेंज करके आप उसको अलग तरीके से ले रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखा रहा हूं। क्या इतनी बात कनेक्ट हुई? इसका मीनिंग जो आपको बताना था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यह आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होगा बेटा। आई रिपीट कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट जो करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे,
वो करना क्या है बेटा, आपको कोई भी दो एटम स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि 1 2 ले लिया या 1 6 ले लिया या 2 3 ले लिया या 4 3 ले लिया, कोई भी ले लो आप, इसमें आप फ्री हो, लेकिन जो आपने यहां लिया वही आपको यहां पर भी लेना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने एनी टू एटम भी लिखा हुआ है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनके लिए हमें कोई भी दो एटम के बारे में आपको देखना है तो सभी बॉन्ड्स काउंट करने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर आप समझ गए मेरी बात को बेटा, तो यहां पर आप चलिए कोई भी बताइए बेटा, मैं यहां पर 1 2 के लिए बात कर लूं पहले, ऐसा होगा तो बाकी के लिए भी अपन डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपके दिमाग में वो भी क्लियर हो जाए। तो हम 1 2 की बात कर लें, चलिए 1 2 पे जाते हैं। यहां पर भी 1 2 देखना है, यहां पर भी 1 2 ही देखना है, चेंज तो नहीं कर सकता हूं, यह बात फिक्स हो गई। तो अगर बेटा मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं 1 2 के लिए, कार्बन नंबर C1 C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर मैं कैलकुलेट करूं तो बताइए बेटा कितने बॉन्ड है उधर, कार्बन और मतलब 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच की बात कर रहा हूं, एक है, और इधर कितने, कितने हो जाएंगे टोटल 3 डिवाइडेड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ये तो सबको समझ में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 1.5। इज दैट क्लियर? ये उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। हम बाकी के लिए भी सीख सकते हैं लेकिन इसको समझिए पहले। इससे क्या समझ में आ रहा है कि वहां पर जो 1 और 2 के बीच में, देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर रियल होता तो यहां पर 2 दिखता ना, तो वो दिखता हमें ना, लेकिन ये क्या दिख पा रहा है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो, जो बॉन्ड ऑर्डर मैं आपके सामने बना रहा हूं ये तो रियल होगा ना, क्यों? क्योंकि देखो बेटा रियल है, अभी आपको प्रूफ करवाया, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर तो रियल है। अरे समझ पा रहे हो मेरे बात, आपके सामने दिखा है बेटा अभी यार, हाँ तो बोल दो भाई, उसमें भी हाँ बोलने में भी उतना टाइम लगता है यार। तो बॉन्ड ऑर्डर रियल है, लेकिन आप ध्यान दो बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर आपको ये दिख रहा है कि भाई यहां पर जितने भी आपने कैलकुलेट किए उसके बेसिस पे यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, लेकिन आया 1.5। सही है कि नहीं है? इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर रियल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब मैं जो कह रहा था बेटा बात, वो बात समझ में आ रही कि वो बॉन्ड घूमते रहेगा जो अंदर है, तो कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, तो क्या करेगा बेटा, ना उसको वो सिंगल रहने देगा ना उसको कंप्लीटली डबल होने देगा, तभी तो जाके 1.5 आ रहा है ना बॉन्ड ऑर्डर। मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं, देखो एक बहुत अच्छी बात ध्यान दीजिएगा बेटा, इससे आप जज ये नहीं कर पाओगे कि आधा बॉन्ड कैसे बनाएंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आधा बॉन्ड क्यों? क्योंकि आधा बॉन्ड कभी भी, आधा बॉन्ड रियल तो कभी भी बनने के लिए कंडीशन नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जरूर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो क्योंकि वो कंटिन्यूअस रोटेशन में है। तो आधा बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन वो चेंज करते रह रहा है। अब आधा बॉन्ड का मतलब ये मत कहना सर हम आधा बॉन्ड बनाएंगे कैसे, बात समझ लो, यस और नो। यहां क्यों? क्योंकि यहां हम एवरेज निकाल के चल रहे हैं बेटा कि एक्चुअली वो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा पर्टिकुलर दो एटम के बीच में। समझ पाए ना मेरी बात को या नहीं समझे? समझे? पक्का? मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अभी मैंने आपको बोला था कि वो कंटिन्यूअस रोटेशन में रहता है जिसे हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। अब इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा कि वो कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, यही बन रहा है। तो अब जब ऐसे सिचुएशन बन रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा कि वहां पर ना कंप्लीट सिंगल है ना कंप्लीट डबल है। क्या मैं यही कह सकता हूं? बताओ। तो अगर ऐसा होगा, ना कंप्लीट सिंगल है ना कंप्लीट डबल है, तो इसका मतलब सिंगल से ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर और डबल से कम, तो वो यही बताएगा बेटा आपको। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे। लेकिन ये मत कहना, मैं फिर से आपको बोल दूं, किसी के दिमाग में ये बातें घर करे कि सर हम 1.5 बॉन्ड बनाएंगे कैसे, 1.5 बॉन्ड बनाएंगे कैसे, इसका मीनिंग क्या है ये समझो।
ये बनाना डिफिकल्ट है लेकिन इसको समझना इजी है। क्यों? क्योंकि कैसे बन रहा है, कभी डबल बन रहा है, कभी सिंगल बन रहा है। उस बेसिस पे क्या हुआ बेटा, हमारे पास हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया, वो हमने कंप्लीट ऑल ओवर ऑर्डर निकाला। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्यों? क्योंकि वो तो रियल की बात करने वाला है ना, हाँ कि ना? और ध्यान दो बेटा, रियल में हमने क्या दिखा है कि वो कंटिन्यूअस मोशन में, तो कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, इस तरीके से चलते रहेगा। यस और नो? तो आपने एक बार सिंगल मान लिया, एक बार डबल मान लिया, तो ऑटोमेटिकली एवरेज ही आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताओ? तो बस यही कंडीशन है। इसलिए क्या है बेटा, बनाना डिफिकल्ट है, समझना इजी है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? पक्का? पक्का? क्या इतना समझे फिर आप लोग? अब बेटा इसमें एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, फिर बाकी के एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आप उसको घर से कंप्लीट करोगे, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं और चीजों को समझना। पहले यहां इंपॉर्टेंट है आप समझना। ये बात सीधी सीधी बेटा, यहां तक तो ये जो डिस्कशन किया ये सिंपल सा था। अब जो बातें आ रही है बेटा, जैसे अभी मैंने आपकी बात करी CO3-2, ठीक है, इसी की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर कंडीशन ऐसी है बेटा, देखिए मेरी बात समझ पाओगे तो बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे और बहुत इजीली आप बना पाओगे। अब यहां पर बेटा मैं काम करता हूं, मैं इन ऑक्शन को नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3। अब ये बात सही है ना, किसी ने ये बोला कि सर आपने 1 पे डबल बॉन्ड रखा, मैं 2 पे रख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं, गलत थोड़ा है बेटा, तो हम 2 पे रख लेते हैं बेटा। जब 2 पे डबल बॉन्ड आएगा तो 1 पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और 3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नंबरिंग चेंज नहीं करोगे तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आपके लिए हर बार दिक्कत करेगा। अब किसी ने बोला कि सर हम 3 पे भी तो रख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं बेटा। तो अब हम अगर 3 पे रखेंगे बेटा तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज 1 वाले पे, ठीक है ना, और 2 वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो 3 वाले पे डबल बॉन्ड। यस और नो? और फिर से बेटा नंबरिंग चेंज मत करना, तभी आप समझ पाओगे। अब बताओ बेटा, इसके अलावा तो आप कुछ और कहना चाह रहे थे, क्या वो पॉसिबल है भाई? या तो 1 पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है, किसी ने बोला कि सर 1 पे पॉसिबल है तो 2 पे भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर किसी ने बोला सर 2 पे रख सकते हैं तो 3 पे भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास इस टाइप के फॉर्मेशन हमें दिख जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बने, इन्हीं स्ट्रक्चर को बोला जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाएगा? यही मेरे RS हैं। देखो बनाने का आप तरीका कितना इजी दे दिया मैंने आपको। सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ जो एक्सक्यूज मी, जो रियल स्ट्रक्चर, मतलब जो एक मेन स्ट्रक्चर जिस तरीके से वो बॉन्ड बनाता है बेटा, उस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो। अरे समझ पाओ? स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब आप नंबरिंग दे दो। पहले नंबरिंग देने के बाद आपने कहा कि 1 पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड है 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है, जितने आपके पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आप वहां पर नंबरिंग पहले दे दो, फिर आप उनको चेंज करते रहो। तो उस बेस में जितनी जगह पे वो आएगा बेटा उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसा ही क्या होगा बेटा, अगर सपोज कहीं पर डबल बॉन्ड है बहुत सारे और किसी एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपने बोला 1 पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 5 पे भी, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपको उसके कंडीशन को चेंज करते हुए चलना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो सबके सब क्या मिलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? शायद मेरे हिसाब से इससे सिंपल नहीं है बेटा। अगर आप लिटरली देखोगे तो आपको इससे सिंपल नहीं मिलेगा। फिर तो ऐसा है कि भाई आप हाँ ये समझो, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वो सब अलग कहानी है बेटा। मैंने आपको बोला वो बहुत टिपिकल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, बट यहां मैं कॉन्जुगेशन से आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूं। आपके लिए सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से आप डील कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब लोग? पक्का? एवरीवन? अगर समझ पा रहे हैं बेटा तो अब मुझे यहां पर बताएं ना कि बॉन्ड ऑर्डर मैं पूछ रहा हूं बेटा, आप किसी के लिए भी, अच्छा मैंने एक चीज यहां पर थोड़ा सा मिस की है। मिस क्या मतलब, दूसरे के लिए भी निकाल सकते थे, चलो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आप इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन 1 वाले के बीच में बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। कितना? 4/। आई थिंक आप तो बहुत इजी हो गया ना बेटा, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को?
अगर आप समझ पा रहे हैं, देखो बेटा यहां 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा भाई। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? तो ये आ जाएगा बेटा, सही है? अरे समझे? ठीक है। दूसरा मैं कह रहा था बेटा कि चलो मैं यहां पर भी आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मतलब इसमें ऐसा ना लगे कि भाई बाकी की नहीं किया। सपोज 1 और 2 में हमने डिस्कशन किया था। अच्छा किसी और में डिस्कशन करना, चलो आप ही लोग बोलो, बताओ कार्बन नंबर और कौन से में डिस्कस करना, जल्दी बोलो। 4 5, चलो 4 5 मेरे को आंसर उठा दिया है बेटा। कार्बन नंबर 4 5 को चेक करो बेटा। यहां 4 5 कितने? 2 बॉन्ड है। यहां कितने? तो कितना हो जाएगा? सेम ही रहेगा। कोई भी दो पकड़ो बेटा, सेम ही आने वाला है। चेक कर लो। देखो बेटा अगर आप यहां पर 5 6 की बात करते हो, यहां सिंगल यहां डबल, 1 + 2 3/2, समझे? किसी दो को पकड़ लो, मैंने आपको बोला। लेकिन यह ध्यान रखिएगा यहां जो पकड़ा है यहां पर भी वही पकड़ना होगा, ऐसा नहीं कि बेटा वहां चेंज कर लोगे। इज दैट क्लियर? समझे? तो इन सिंपल वर्ड के बेटा अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर पा रहे हो, पहले तो यह चीज समझिए, फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका आपको बता दिया। अगर ये चीजें समझे तो आपको बेटा मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको कंप्लीट करके लाने हैं। एक हमारे पास बेटा PO4 -3, दूसरा हमारे पास है बेटा ClO4 माइनस, तीसरा हमारे पास है SO4 -2। इतना 3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर आपको निकाल के लाना है। देखो हर एक के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम ही रहेगा। जैसे आपको यहां पर बात करूं, यहां पर कार्बन और 1 ऑक्सीजन के लिए बात करी मैंने। यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं, इसके लिए बात कर लेता हूं, चलो आप चेक करो। 1 + 1 + 2 4/3 सेम ही रहेगा। तो कहने का मतलब बेटा वो सेम ही आने वाला, उसमें चेंज होने वाला किसी भी दो के लिए आप कैलकुलेट कर लो। हां इसमें आप देखो मैं 1 और 3 के बीच में कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मुझे डायरेक्टली बॉन्डेड भी चाहिए। अब 1 और 3 तो बॉन्डेड है ही नहीं ना आपस में। क्या 1 और 3 आपस में बॉन्डेड है? तो फिर आपको सेंट्रल एटम से चलना पड़ेगा, बस खत्म। इज दैट क्लियर? समझे? बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट आया समझ में कि नहीं आया? पक्का?